अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नमान सादक। आज के इस उर्दू लेक्चर में हम देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और मास्टर लेवल थीसिस के लिए हम कैसे रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे होते हैं। रिसर्च प्रपोजल को हम नॉर्मली एक वर्क प्लान भी कहते हैं। इस प्लान के ज़रिए हम बता रहे होते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, कहाँ पे करने जा रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और ये सब काम करने का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली हम एक इस वर्क प्लान में इन चीज़ों के बारे में हम बता रहे होते हैं। जब भी हम रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो उसके लिए एक पूरा फार्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हमें गाइडलाइन के तौर पर दे रही होती हैं। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम रिसर्च प्रपोजल के कुछ सेक्शंस बनाते हैं या कुछ चैप्टर्स या इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। तो हम इंडिविजुअली हर एक चैप्टर को या इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं और उसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि हम यूनिवर्सिटी में फार्मली रिसर्च प्रपोजल कैसे लिख रहे होते हैं, जमा करवा रहे होते हैं। तो हम कुछ 5 हिस्सों में इन इंग्रेडिएंट्स को डिवाइड करेंगे रिसर्च प्रपोजल के। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है वो इसका टाइटल होता है। टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रेफरेंसेस और एट द एंड अपेंडिक्स आ जाता है। तो अब हम हर एक इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख रहे होते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे रिसर्च प्रपोजल में वो इसका टाइटल होता है। टाइटल से ही हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की रिसर्च प्रपोजल की इम्पोर्टेंस बढ़ती है और इससे ही लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये क्या काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे टाइटल को क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और इसको 15 या 20 से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। मतलब शॉर्ट या और कंसाइज होना चाहिए और हमारे टाइटल को इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि रीडर में इंटेंशन पैदा हो कि वो इस प्रोजेक्ट को पढ़े और इसको देखे या जो हमारे सुपरवाइज़र हैं इसको वो एक्सेप्ट कर लें। टाइटल बेसिकली जो भी हम टाइटल बना रहे होते हैं वो हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बेस पे होता है। जो हम नॉर्मली एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो प्रपोज रिलेशनशिप हम बना रहे होते हैं हम अपने वेरिएबल्स के बारे में, तो उसकी बेस पे ही हम अपना टाइटल डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इंटेंशन पे और इसके बीच में एक मीडिएटर का रोल हम देख रहे हैं परसीव्ड रिस्क एटीट्यूड का। तो इस मॉडल की बेस पे, इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बेस पे हमारा सिंपल और ब्रीफ टाइटल कुछ इस तरह से हो सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन इन्वेस्टमेंट इंटेंशन वाइल मीडिएटिंग द रोल ऑफ परसीव्ड रिस्क एटीट्यूड। तो ये एक शॉर्ट सा भी है और यहाँ से इसी टाइटल से हमें क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह की स्टडी प्रपोज की जा रही है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे टाइटल से भी उसको शो होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे प्रपोजल का वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन ये टाइटल के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है, जो सेक्शन होता है हमारे प्रपोजल का, वो इंट्रोडक्शन ही होता है। इंट्रोडक्शन बेसिकली हमें रिसर्च प्रोजेक्ट या जो भी हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके बारे में ओवरव्यू दे रहा होता है और हम उसको इंट्रोडक्शन में ही अपने प्रोपोज स्टडी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता रहे होते हैं और उस डोमेन में जितने भी इश्यूज होते हैं वो हम बता रहे होते हैं। तो इंट्रोडक्शन भी लिखने के लिए हमें फर्दर कुछ इंग्रेडिएंट्स या उसके भी कुछ हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और हर एक सेक्शंस को हम देखते हैं और इसी हेडिंग की बेस पे हम अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आती है वो आ जाती है इसका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। नॉर्मली हम डिडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं, किसी थ्योरी की बेस पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मस्ट है कि हमारे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ स्टडी होना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में हम बेसिकली जितने भी प्रीवियस स्टडीज़ होती हैं
हम उसके बारे में इस टॉपिक के ऊपर और जिस थ्योरी की बेस पे हम ये काम कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल लिख रहे होते हैं। तो ये फर्दर चल के हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम प्रपोजल में इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बैकग्राउंड ऑफ स्टडी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या रिसर्च गैप आ जाता है। उसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं। रिसर्च क्वेश्चन के बाद हम अपनी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी को मेंशन करते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और एट द एंड हम डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इन तमाम स्टेप्स में हम शॉर्टली क्या क्या चीज़ें हम लिख रहे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ स्टडी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में हम जब भी एकेडमिक लेवल पे या बेसिक रिसर्च हम कर रहे होते हैं तो वो डिडक्टिव अप्रोच नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं और थ्योरी के बेस पे हम अपने हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में हम सबसे पहले उस थ्योरी के बारे में लिख रहे होते हैं जिसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं और जो जो हम अपने स्टडीज़ में वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और ऑलरेडी उनके बारे में जो रिसर्च हो चुकी हैं वो रिलेशनशिप हम शॉर्टली मेंशन कर रहे होते हैं। इस बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में हम नॉर्मली यही चीज़ें शॉर्टली शॉर्टली लिख रहे होते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कामिल है और जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है और हमारे सुपरवाइज़र भी इन्हीं चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा वो पूछ रहे होते हैं। वो आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च गैप। बेसिकली हम जब भी लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसकी बेस पे हम लिटरेचर में कुछ गैप्स देख रहे होते हैं। हम थ्योरी में कुछ लैक्स देख रहे होते हैं या बाकी जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं उसमें कुछ ना कुछ लैक्स देख रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हम बैकग्राउंड ऑफ स्टडी इसीलिए कंडक्ट कर रहे होते हैं कि उसकी बेस पे हम कहीं ना कहीं पे लिटरेचर में प्रैक्टिस में या थ्योरी में हम कहीं ना कहीं पे लैक्स ढूंढ रहे होते हैं और उन्हीं लैक्स की बेस पे हम फर्दर प्रपोज कर रहे होते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन प्रैक्टिस को हम कैसे इम्प्रूव करने जा रहे हैं, उस लिटरेचर को हम कैसे इम्प्रूव करने जा रहे हैं और उस लिटरेचर में हम कैसे एडिशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होती है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है रिसर्च प्रपोजल में वो यही रिसर्च जो रिसर्च प्रपोजल में सॉरी वो रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च गैप ही होता है। वो हमें देखा जाता है कि क्या ये सफिशिएंट स्टडी है या इम्पोर्टेंट स्टडी है लिटरेचर में एडिशन के लिए, थ्योरी में या प्रैक्टिस में एडिशन के लिए। तो रिसर्च गैप लिखने के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा आ जाता है वो आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन का। हम यहाँ पे अपने गैस की रिसर्च गैप की बेस पे कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और ये क्वेश्चन हम नॉर्मली जो हमारे स्टडी वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप की बेस पे ही हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे पिछली स्टडी में हमने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट इंटेंशन पे, हमने प्रपोज किया और उसकी बेस पे हमने कहा कि हम इस मॉडल में मीडिएटर के तौर पे रिस्क एटीट्यूड को भी देख लेते हैं। तो इस स्टडी के लिए अगर हम क्वेश्चन डिज़ाइन करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन इन्वेस्टमेंट इंटेंशन। और दूसरा क्वेश्चन, डज रिस्क मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टमेंट इंटेंशन। तो नॉर्मली हम रिसर्च प्रपोजल में इस तरह से जो जितने भी हमारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस तरह करके हम अपने रिसर्च क्वेश्चन लिख रहे होते हैं। रिसर्च क्वेश्चन लिखने के बाद हम इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी का होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में हम बता रहे होते हैं कि हमारी स्टडी के करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या किधर किधर इसकी कंट्रीब्यूशन होगी। हम बता रहे होते हैं कि इसका एग्जिस्टिंग नॉलेज में, थ्योरी में या प्रैक्टिस में क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं इस स्टडी के करने से। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में हम ये शॉर्टली सा लिख रहे होते हैं। उसके बाद हम शॉर्टली से अपने ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं कि स्टडी के करने के हमारे क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एम्स हैं, किस लिए हम ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारे जितने भी होने चाहिए वो रेलिवेंट होने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम के और ये स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और कुछ ऐसे हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए जिनको हम शॉर्टली अचीव भी कर सकें और इनको रियलिस्टिक और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। नॉर्मली हम जो थीसिस कर रहे होते हैं वो एक सेमेस्टर के अंदर अंदर कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए जो हमें पार्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर हम इसको कर सकें। तो उसके बाद आ जाता है डेफिनेशन ऑफ स्टडी वेरिएबल। इंट्रोडक्शन के लास्ट पे हम डेफिनेशन लिख रहे होते हैं अपने तमाम के तमाम स्टडी वेरिएबल्स के। हम जो भी हमारे डिपेंडेंट मीडिएटर या मॉडरेटर जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं तो हम विद रेफरेंसेस उसकी एक पार्टिकुलर डेफिनेशन लिख रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन इस तरह लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है
वो आ जाता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली जब भी हम कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं या हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं तो वो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू से ही होता है। प्रैक्टिकली रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू पहले किया जाता है, ज़ाहिर हम उसी के बेस पे, लिटरेचर की बेस पे ही हम अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हम डेवलप कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे एक फार्मल प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं कि हम जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो वहाँ पे आप लिटरेचर रिव्यू कहाँ पे लिखते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू में फार्मली जो प्रोसीजर में हम सेकंड पे शो करते हैं, फर्स्ट पे हम अपना प्रपोजल का इंट्रोडक्शन लिखते हैं और सेकंड पे हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं। इन एक्चुअल लिटरेचर रिव्यू में होता यह है कि हम जो भी एक थ्योरी यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक डिडक्टिव अप्रोच में हम एक थ्योरी यूज़ कर रहे होते हैं, उस थ्योरी के बारे में हम देख रहे होते हैं और जो जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हुए हैं उनके बारे में और उनके आपस के रिलेशनशिप के बारे में जो प्रीवियस स्टडीज़ होती हैं हम उनको देख रहे होते हैं और उन्हीं रिलेशनशिप की बेस पे हम फर्दर प्रपोज कर रहे होते हैं कि इन वेरिएबल्स के दरमियान ये वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू एक तो हमें जो ऑलरेडी वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और दूसरे नंबर पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि हमें लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है कि हम अपने वेरिएबल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए लिटरेचर सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए और दूसरा जो है कुछ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज़ करने के लिए, पता करने के लिए कि हम कैसे इन वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। तो लिटरेचर सर्वे करने के बाद हम यहाँ पे जब लिटरेचर मेंशन कर लेते हैं तो उसी के लास्ट पे ही हम अपने हाइपोथेसिस प्रपोज कर रहे होते हैं। तो थर्ड और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो रिसर्च प्रपोजल का आ जाता है वो इसका मेथडोलॉजी आ जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग और नेक्स्ट आ जाता है स्केल एंड मेजर्स। तो हम इन तीनों को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन में आप क्या लिखते हैं, पॉपुलेशन में क्या लिखते हैं और स्केल्स एंड मेजर्स में आप क्या लिखते हैं। और इसके बाद जो लास्ट पे इसका डाटा एनालिसिस प्रोसीजर भी आ जाता है। रिसर्च डिज़ाइन में ये बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है जो हम बता रहे होते हैं कि ये सारा का सारा काम हम कैसे करेंगे। तो रिसर्च डिज़ाइन के अंडर आप कुछ हेडिंग दें कि लिखेंगे तो वो सबसे पहले आपकी आ जाएगी टाइप ऑफ स्टडी। नॉर्मली हमारी जो स्टडी होती है या तो वो क्वालिटेटिव स्टडी होती है या क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। तो हम रिसर्च प्रपोजल में भी रिसर्च डिज़ाइन के अगेंस्ट ये चीज़ मेंशन कर रहे होते हैं कि हमारी स्टडी कौन सी है, इधर हम क्वालिटेटिव स्टडी यूज़ कर रहे हैं या हम क्वान्टिटेटिव स्टडी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है स्टडी सेटिंग। जब भी हम कोई स्टडी सेट कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो या तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होती है या एक नेचुरल इन्वायरमेंट होती है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग चेक कर रहे हैं तो हम जाके इन्वेस्टर्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको जाके देखेंगे कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। तो बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि हम मुख्तलिफ लोगों को सिचुएशंस एक दे देते हैं कि सपोज आपके पास इतने पैसे हों, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आ जाता है कि हम उनको ऑफर कर रहे हैं कि सपोज आप कंसीडर करें कि आपके पास इतने पैसे हों, ये अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो स्टडी सेटिंग में हम यही चीज़ बता रहे होते हैं कि हम क्या कंट्राइव मीन्स एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ये काम कर रहे हैं या एक नॉन कंट्राइव मीन्स एक नेचुरल इन्वायरमेंट में हम ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइम हॉरिज़ॉन। तो टाइम हॉरिज़ॉन में हम एक जो एस्टिमेटेड पीरियड होता है सारे काम के लिए हम वो बता रहे होते हैं। तो नॉर्मली जब हम थीसिस के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, प्रपोजल ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसमें यही टाइम हॉरिज़ॉन 2 से 2.5 माह हम मेंशन कर रहे होते हैं कि इसके अंदर अंदर ये सारा का सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम हॉरिज़ॉन के बाद हम यूनिट ऑफ एनालिसिस बताते हैं कि हमारे इस स्टडी का यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। यूनिट ऑफ एनालिसिस में आपका स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी, ग्रुप्स भी, या कोई इंटायर प्रोग्राम भी आपका हो सकता है। रिसर्च डिज़ाइन के बाद हम मैथडोलॉजी में पॉपुलेशन और सैम्पलिंग के बारे में लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन बेसिकली एक सिमिलर आइटम्स या इवेंट्स को हम कहते हैं, सेट ऑफ सिमिलर आइटम्स या इवेंट्स को हम कहते हैं, जो बेसिकली हम जिस ग्रुप ऑफ पीपल से हम ये डाटा सारा का सारा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो
नॉर्मली सपोज जैसे इस स्टडी में हमने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी का इन्वेस्टमेंट टेंशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है बेसिकली वो हमारे स्टूडेंट्स होंगे। ज़रा उन्हीं के पास अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, तो हम उन्हीं की बेस पे हम कह सकते हैं कि उसमें उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट टेंशन होती है। तो ये ज़रा स्टडी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि पॉपुलेशन कौन सी होगी। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स, कि आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं या नॉन रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। फिर फिर आ जाता है स्केल्स एंड मेजर्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केल्स एंड मेजर्स। नॉर्मली जो हम स्केल्स यूज़ कर रहे होते हैं वो मेजरमेंट के लिए नॉमिनल स्केल्स होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं, इंटरवल होते हैं और रेशियो स्केल्स होते हैं। तो ये हमारे स्टडी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा स्केल यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स को मेजर करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेप हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखते हैं वो आ जाता है हमारा डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, कि हम अपने डाटे को कैसे एनालाइज करेंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर या और कौन कौन से हम टेस्ट लगा के हम अपने डाटे को एनालाइज करेंगे। नॉर्मली जब भी हम रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं और जो हम अपनी बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें हम जो जो चीज़ें प्रपोज कर रहे होते हैं डाटा एनालिसिस के लिए, हम कहते हैं कि आउटलायर एनालिसिस हम करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे होते हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट हम लगा रहे होते हैं। फिर एनोवा और अगर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना हो तो कोरिलेशन और इम्पैक्ट चेक करना हो तो रिग्रेशन और ग्रुप डिफरेंस हो तो हम काइस्किया टेस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स थे। इंट्रोडक्शन, हम अपने रिसर्च प्रपोजल में कैसे लिखते हैं उसके बारे में गाइडलाइन थी, फिर लिटरेचर रिव्यू के बारे में और एट द एंड मेथोडोलॉजी के बारे में। इसके बाद रिसर्च प्रपोजल में हम चैप्टर नंबर 4 भी शामिल करते हैं जिसको हम रेफरेंस के नाम से जानते हैं। रेफरेंस में बेसिकली हम अपने रिसर्च प्रपोजल में जितने भी रेफरेंसेस हमने कोड किए होते हैं उन सब को हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो नॉर्मली रेफरेंस को कोड करने के लिए हम एपीए स्टाइल को यूज़ कर रहे होते हैं और एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस हम कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं। रेफरेंसेस लिखने के बाद हम अपने रिसर्च प्रपोजल में एट द एंड एक अपेंडिक्स का चैप्टर भी या एक अपेंडिक्स का ऑप्शन वहाँ पे जगह भी रख रहे होते हैं। रेफरेंस के बाद हम अपेंडिक्स भी शामिल कर रहे होते हैं। बेसिकली अपेंडिक्स में हम वो तमाम के तमाम टूल्स जो हमें इस रिसर्च को कंडक्ट करने में मदद देंगे हम उसको यहाँ पे लास्ट पे लिख रहे होते हैं। तो नॉर्मली अगर आप प्राइमरी डेटाबेस स्टडी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चनर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा जो क्वेश्चनर होता है एट द एंड हम उसको भी रिसर्च प्रपोजल के साथ शामिल कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा भी अगर कुछ मज़ीद टेबल्स हैं, कोई इंटरव्यू के लिए हमने अगर कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं और कोई और अगर ऑब्जर्वेशन करके हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन हम कैसे करेंगे, तो उसकी जितनी भी डिटेल होती है तो वो हम सारी की सारी अपेंडिक्स में लिख रहे होते हैं। तो ये था एक फॉर्मल प्रोसीजर कि हम एक रिसर्च प्रपोजल मास्टर लेवल के थीसिस के लिए कैसे लिख रहे होते हैं।